Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो दोस्तों अपने इस फाउंडेशन बैच में हमने अरिथमेटिक ताबड़तोड़ तरीके से देखा, फिर नंबर सिस्टम देखा और आज मैं शुरू कर रहा हूँ मॉडर्न मैथ्स। तो यस, मॉडर्न मैथ्स मैं और राहुल सर जुगलबंदी में करेंगे, यानी कि वो कुछ पार्ट लेंगे, कुछ पार्ट मैं लूंगा। सो आज जो मैं ले रहा हूँ गाइज वो है मॉडर्न मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड बेसिक्स। हो सकता है इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसकी जो बातें, इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है, इसकी जो कंसेप्ट है, वो आपको बाकी आगे टॉपिक्स में काम आते हैं। जैसे कि सिंपल एवरेज जो आपने देखा है ना, लगभग यहां पर आप वो मीन नाम से देखोगे, मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, समझ गए। आगे आप एपी जीपी में जब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन देखोगे, वो भी इसी स्टैटिस्टिक्स से बना हुआ है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स पार्ट मैं ले रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपका सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का बेसिक बताऊंगा, फिर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे एक वीडियो लूंगा, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे एक वीडियो लूंगा, है ना। और बचा हुआ पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, वो सब राहुल सर ले लेंगे। डन गाइस, तो शुरुआत करते हैं मॉडर्न मैथ्स के लेक्चर नंबर 1, मतलब मेरे लेक्चर नंबर 1 में जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। तो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आज हम देखेंगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी इसमें आती है, क्या क्या कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, और फिर उससे कुछ रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो यार देखो, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। किसी भी चीज में आप स्टैटिस्टिक्स, आप क्रिकेट मैच देख लो, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो, आप रैंडमली तो प्लेयर चूज नहीं करते हो। करते होंगे तो भाई फिर गैम्बलिंग कर रहे हो, है ना। आप स्टैटिस्टिक्स देखते हो, कौन सा प्लेयर चल रहा है, कौन सा प्लेयर अच्छा फॉर्म में है, उसके हिसाब से अपनी प्लेयर्स, अपनी टीम्स बनाते हो। ठीक है, आप अगर किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो इन्वेस्ट भी ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से तो नहीं करते हो ना, कि 80-90 पूरे सो चलो इस कंपनी पे आए, इसके शेयर ले लेते, नहीं। आप देखते हो मार्केट में कौन सी कंपनी बूम कर रही है, किसकी प्राइस, शेयर प्राइस दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रही है, और उस हिसाब से आप उसके शेयर परचेस करते हो। यार स्टैटिस्टिक्स प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन अवर लाइफ। हम हर चीज में स्टैटिस्टिक्स यानी कि एनालिसिस अप्लाई करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। और स्टैटिस्टिक्स का मेन बुनियाद, मेन जो हम बोलते हैं फाउंडेशन, वो क्या है, वो है डेटा। आपके पास अगर डेटा ही नहीं तो आप क्या खाक स्टैटिस्टिक्स कर लोगे। अगर आपको पता ही नहीं, कोई प्लेयर बिल्कुल पहली मैच खेल रहा है, उसका पुराना स्टैटिस्टिक्स आपके पास है ही नहीं, तो उसको लेना या ना लेना, वो तो फिर गैम्बलिंग ही हुई। तो यस, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा किस टाइप में होता है, डेटा आपको दो तरीके होते हैं, एक है नॉन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभार डेटा आपको डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म में दे दिया जाता है ना। तो कभी कभार डेटा आपको किस फॉर्म में दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी में भी अगेन दो टाइप आते हैं, जहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और दूसरा आता है कंटिन्यूअस क्लासेस फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एनीवेज गाइस, ये सारी चीजें आपको काफी हेवी लग रही होगी, लेकिन आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज को समझना। लेकिन डोंट वरी, कुछ हम फॉर्मूलाज, कुछ हम क्वेश्चंस भी देखने वाले। तो यस, स्टैटिस्टिक्स की सबसे बड़ा जो फाउंडेशन माना जाता है वो है डेटा, है ना। और डेटा के रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट बता ही दिया, लेकिन अब एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूं। इंडिविजुअल सीरीज, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज ये नॉन फ्रीक्वेंसी है, बाकी के दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होते हैं। नाउ सर, चलो डेटा तो मिल गया, डेटा ही इनफ है? डेटा मिल गया आपको, डेटा मिल गया, क्या डेटा ही इनफ है? नहीं, डेटा आपके सामने आ गया है। अब उस पे आप स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करोगे और अपने डिसीजन पे पहुंचोगे। मतलब गाइज मुझे बताओ, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है उस कंपनी के पिछले 10 साल का आपने शेयर प्राइस, एवरेज शेयर प्राइस पर ईयर निकाला, एवरेज शेयर प्राइस पर ईयर निकाला उस कंपनी का, तो हर बार जरूरी थोड़ी कि वो बढ़ा हुआ मिलेगा और तभी आप इन्वेस्ट करोगे। भाई कितनी भी बड़ी कंपनी होने दो, कभी ना कभी डाउनफॉल थोड़ा तो आया होगा पिछले ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट ईयर और बूम में गया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिसेशन, थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया होगा। शायद ऐसी तो आपको एक भी कंपनी नहीं मिलेगी जो पिछले 10 साल से बस ग्रो ही ग्रो कर रही है ना। थोड़ा बहुत बीच में कोई क्वार्टर लॉस में चला जाता है, या कोई क्वार्टर पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम प्रॉफिट में जाता है। पिछला क्वार्टर ज्यादा प्रॉफिट में था, या थोड़ा कम है, अगला वापस ज्यादा जाएगा, ऐसा होता है ना। तो यार अगर आप शेयर प्राइस देखोगे और उसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो हमेशा बढ़ती 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 हो, तो फिर ऐसा तो ऑलमोस्ट आपने फिर शेयर मार्केट से संन्यास ले लेना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, हम 10 साल की उसकी एवरेज शेयर प्राइस, यानी 10 साल की एवरेज पर ईयर के हिसाब से शेयर प्राइस निकालेंगे, यानी 10 वैल्यूज हमारे सामने हो गई। फर्स्ट ईयर की एवरेज शेयर प्राइस, सेकंड ईयर की ऑन एन एवरेज शेयर प्राइस। तो 10 वैल्यूज हमारे सामने, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हमारे सामने 10 वैल्यूज है, वैसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कौन सी ले, इन्वेस्ट करे या ना करे, कौन सी ले नहीं, मतलब इन्वेस्ट करे या ना करे। कभी तो हमें ये शेयर प्राइस बढ़ते हुए दिख रही है, घटते हुए दिख रही है, इन्वेस्ट करे या ना करे। तो गाइज,
हम उन 10 वैल्यूज के बेसिस पे नहीं निकालेंगे इन जो भी हमारा डिसीजन है, वो डिसीजन हम निकालेंगे उन 10 वैल्यूज का एक मुखिया बनाकर। मुखिया यानी कि जैसे क्लास मॉनिटर होता है ना, उसी तरह उन 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाली एक सिंगल वैल्यू, एंड दैट सिंगल वैल्यू इज व्हाट, सेंट्रल टेंडेंसी। उस जो सिंगल वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू, और उसी की स्टडी कहलाती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो गाइस आज आप स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या सीखने वाले हो, मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि डेटा के टाइप्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है ना, लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास विड्थ क्या होता है, हाइट ऑफ क्लास क्या होता है। तो हम थोड़ा सा डेटा और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, और फिर बाद में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो 3 इंपॉर्टेंट, आज का मेन टॉपिक इस पे चलेगा। जो न्यूमेरिकल है ये तो सब टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है, लेकिन जो हमारी न्यूमेरिकल है वो इस पे चलेंगे, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारा डेटा है तो हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है ना। तो हम ऑन एन एवरेज क्या करते हैं, उस पूरे डेटा से एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं, उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो अगर अमेरिका में कोई कॉन्फ्रेंस है, या अमेरिका में सारे कंट्रीज को मिलाकर एक कुछ तो बहुत बड़ा मीटिंग है, तो क्या हम के पूरे करोड़ों लोग निकल जाते हो मीटिंग अटेंड करने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने? नहीं, हमने अपना एक मुखिया या बोलो हमने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में, प्रेसिडेंट के फॉर्म में, फॉरेन मिनिस्टर के फॉर्म में। तो उनमें से कोई जाएगा और वो मीटिंग अटेंड करके ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर इंडिया वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह गाइस जब हमारे पास कई डेटा है, मान लो मैंने 10 साल का बोला आपको, 10 साल छोड़ो, 10 साल में जितने महीने आते पर मंथ का ऑन एन एवरेज शेयर प्राइस निकाला, तो एक मंथ का, हर मंथ का मैं शेयर प्राइस निकाल रहा हूं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 10 साल में 120 मंथ, 120 वैल्यूज आपके सामने घूम रही है, कभी बड़ी दिख रही कभी छोटी दिख रही, 120 वैल्यूज। ऐसा देखकर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर आप क्या करोगे, आप करोगे इन सब का एक एवरेज वैल्यू। वो एवरेज अगर आपको पॉजिटिव इंडिकेशन देगी कि हाँ यार ये कंपनी में दम लग रहा है, तो फिर आप इन्वेस्ट कर दोगे। वो अगर एवरेज वैल्यू आपको निगेटिव इंडिकेशन देगी कि नहीं यार ये तो अभी देखे जाए तो बहुत ही लो है, आज से 10 साल पहले जो था वो प्राइस पे चल रहा है, मतलब इसका तो डाउनफॉल आया है, तो आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे, है ना। और भी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है वैसे तो शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में, सिर्फ ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये ऑन एन एवरेज हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है कि जब हमारे सामने डेटा होता है तो ही हम डिसीजन ले सकते हैं। और वो डिसीजन हम कैसे लेते हैं, बाय अप्लाइंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। और वो स्टैटिस्टिकल टूल्स किस फॉर्म में आते हैं, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, और उसको ही क्या बोला जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसके 3 मेजर्स है इस सेंट्रल वैल्यू निकालने के, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब पूरे डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, पूरे डेटा की सेंट्रल वैल्यू निकालने के 3 मेजर्स है, एक है मीन, एक है मीडियन, एक है मोड। बेशक ये चीज़ आप ग्रेजुएशन में भी कोई ना कोई जो बीबीए बीकॉम कर रहे होगे और उनका बिजनेस मैथमेटिक्स से टॉपिक होगा, तो स्टैटिस्टिक्स को आपने डिटेल में सीखा होगा गाइस, बट हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह ना 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 ना, हमें बहुत ही बेसिक तक उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी है, सो दैट आगे हम एपी जीपी या फिर आप देखो एवरेजेस, है ना, समझ सके। समझ गए गाइस? तो यस, तो देखो गाइस ये आपको देखना है स्टैटिस्टिक्स में डेटा एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मीडियन मोड के बेसिक बेसिक से कंसेप्ट्स। ठीक है, तो यार आपने स्टैटिस्टिक्स समझ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन उसके लिए चाहिए डेटा। मैंने कहा डेटा 2 टाइप के, एक इंडिविजुअल सीरीज है ना, इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है यार, इंडिविजुअल सीरीज यानी मान लो मेरे पास 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट की मैंने टेस्ट ली और उनके मार्क मैंने लिख दी इस तरह से, रोल नंबर 1 24 आउट ऑफ 30, रोल नंबर 2 29, रोल नंबर 3 20, रोल नंबर 4 गधा है मतलब 18, रोल नंबर 5 27। ठीक है, सो गाइस अब ये क्या बता रहा है मुझे, ये मेरे पांचों स्टूडेंट का रोल नंबर वाइज मार्क्स बता रहा है। अब मुझे बताओ जब 5 स्टूडेंट है तो क्या उसको टेबल फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह फ्रीक्वेंसी काउंट करते हुए लिखना जरूरी है? नहीं। जब इतनी सी वैल्यूज है, 5 ही तो वैल्यूज है यार, तो उसको मैंने कॉमा फॉर्म में लिख दिया, ऐसे ही देख के क्लियर हो रहा है, रोल नंबर 3 को 20 मिले, रोल नंबर 5 को 27 मिले, टॉपर इज रोल नंबर 2। ज्यादा ध्यान मेरे को करना है रोल नंबर 4 पे, नहीं तो नाम डुबो देगा। ठीक है, तो गाइज ये चीजें आपको क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म में बहुत आराम से समझ गए, तो आपने उसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि जब डेटा बहुत लो होता है, बहुत छोटा होता है, तो हम आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। छोटा सा डेटा यार,
कॉमा कॉमा, हाँ अगर मान लो यही मेरे पास 5 की जगह 500 स्टूडेंट्स होते, 500, और उसको मैं कॉमा 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 फॉर्म में लिखता तो हो सकता बोर्ड कम पड़ता, या अगर बोर्ड पूरा भी हो जाता फिर भी मेरे को टॉपर ढूंढने में टाइम लगता, या वो बंदा जो फेल हो सकता है, नाम खराब कर सकता है, जिसका मेरे को स्पेशल क्लास लेना है, वो ढूंढने में मेरे को टाइम लगता, है ना। तो गाइस सिंपल सी बात है, जब बहुत डेटा छोटा हो, कम क्वांटिटी में हो, तो इंडिविजुअल सीरीज सही है। दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो टाइप होते हैं गाइस, एक आता है अनग्रुप्ड जिसको डिस्क्रीट भी बोला जाता है, अनग्रुप्ड जिसको डिस्क्रीट भी बोला जाता है, और दूसरा होता है ग्रुप्ड जो क्लासेस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा पता है कैसे मेंशन होता है, यहाँ पे एक्स, एक्स मतलब क्या, ये सारी वैल्यूज एक्स ही थी। स्टैटिस्टिक्स में एक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे ये सारी जो वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, वो एक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। ये सारे एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में एक्स क्या हुआ, स्टूडेंट के मार्क्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। एक्स कभी कभी क्या होता है, शेयर प्राइस ऑफ कंपनी एक्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट मंथ। एक्स क्या हो सकता है, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। एक्स क्या हो सकता है, मार्क्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। ठीक है, तो एक्स कुछ भी हो सकता है। तो अनग्रुप डेटा में ये एक्स अगेन दिया होता है, लेकिन साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझो गाइस। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई रही है, मान लो इस बार मेरे क्लास में 5 बच्चे नहीं, मेरे क्लास में 30 बच्चे, फिर भी 30 स्टूडेंट का यार कॉमा फॉर्म में लिखना मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा मेरे को एनालिसिस करने में दिक्कत होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने 5 मार्क की टेस्ट ली, सिर्फ उनकी 5 मार्क की फॉर्मूला टेस्ट ली, और उनको मार्क दिए, किसी को 0 मिला, किसी को 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, है ना। सिर्फ 5 मार्क की टेस्ट ली, लेकिन 30 स्टूडेंट, 0 मिलने वाले 10 बच्चे थे, एक मिलने वाला 2 बच्चा था, 2 मिलने वाले 4, ये 4, ये 6 और ये 4। देखो बराबर 30 का हिसाब हो गया, क्लियर। लेकिन कितना आसानी से रिप्रेजेंट हुआ, कहीं पर भी आप 30 होते, अगर मान लो इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते, तो आप कॉमा 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 फॉर्म में लिखकर 30 स्टूडेंट्स को लिख रहे होते, फिर टॉपर ढूंढो, ये ढूंढो, टाइम लगता। लेकिन ये बहुत इजीली आपको बता रहा है गाइस कि 0 मार्क मिलने वाले 10 बच्चे, भाई 1 मार्क मिलने वाला 2 बच्चा है, यानी कि इन 12 बच्चों को, कम से कम इन 12 बच्चों को स्पेशल क्लास, स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि ये नाम खराब कर सकते हैं। 4 मार्क मिलने वाले 6 बच्चे, 5 मार्क मिलने वाले 4 बच्चे, इन 10 बच्चों को भी स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी, ये नाम बहुत ऊंचा कर सकते हैं। और साथ में ये 4 और 4 8 बच्चे हैं, है ना, इनको बस मोटिवेट करना है सो दैट ये टॉपर की कैटेगरी में आए। तो मेरे को समझ गया ना गाइस, 0 मार्क मिलने वाले जो बच्चे हैं, 1 मार्क मिलने वाले कितने, फ्रीक्वेंसी समझ रही मुझे, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब 10 बच्चे ऐसे जिनको कितने मार्क मिले हैं, 0 0 0 0। अगर मैं कॉमा फॉर्म में लिखूंगा तो कम से कम 0 ही कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। कॉमा फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा गाइस तो 0 ही आ जाएगा 10 टाइम्स। 1 कितनी बार आएगा, 2 बार, 1 कॉमा 1। 2 कितनी टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी यानी क्या, नंबर ऑफ रिपीटेशन। मेरे क्लास में 30 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चों को 0 मार्क मिले, यानी 10 बच्चों को सेम रिपीट वही मार्क मिले, एक ही लाइन में थे वो, आगे पीछे बराबर, सबने एक दूसरे का कॉपी किया, बट वो भूल गए कि जिसका कॉपी कर रहा है उसको कुछ नहीं आ रहा है, सबको ले डूबा, है ना। तो 0 मार्क। यहाँ पे एक बच्चा है जैसे 2 मार्क मिले, 4 बच्चे ऐसे जिसको 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं, है ना। तो यार ये होता है, अगेन अगर मैं किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो इस तरह लिखा जाएगा, जहाँ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू सिर्फ ये होती है एक्स। 0 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, ये होती है बस नंबर ऑफ रिपीटेशन। 0 मार्क मिलने वाले 10 बच्चे, 10 टाइम्स रिपीट हुआ 0। 2 मार्क मिलने वाले 4 बच्चे, 4 टाइम्स रिपीट हुआ 2 2 2 2। समझ रहे हो। तो गाइज ये हुआ अनग्रुप। अब सर अनग्रुप और ग्रुप में फर्क क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर फर्क क्या पता है, यहाँ पे एक्स की रेंज बहुत छोटी थी, लिमिटेड थी। कितना मैंने कहा, 5 मार्क की टेस्ट है जिसमें मैक्सिमम 5 मिलेगा, मिनिमम 0 मिलेगा, तो ये रही बस एक्स की रेंज। लेकिन मान लो यही टेस्ट 100 मार्क की है, यही टेस्ट 200 मार्क की है, तो मुझे बताओ अब इसको 0 से लेकर 200 लिखना अगेन क्या फिजिबल है, नहीं। तो इसलिए हम इसको x के फॉर्म में अब नहीं लिखेंगे, जब भी x के फॉर्म में लिखेंगे इसको क्या बोला जाएगा, अनग्रुप। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, क्योंकि है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसके साथ हम x ना लेते हुए उसको हम क्लासेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं गाइस, क्लासेस के फॉर्म में, उसको बोला जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
क्या बोला जाता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो मेरी क्लास में जो एग्जाम हुई वो 200 मार्क की थी, तो मैं पता है ऐसे बच्चे ले रहा हूं जो 0 से 40 के रेंज में, क्योंकि इनको मुझे स्पेशल ट्यूशन देनी है, क्योंकि 200 में से वो 40 भी नहीं ला रहे तो इनाम खराब करेंगे, है ना। कुछ बच्चे 40 से 80 के रेंज में थे, कुछ 80 to 120 के रेंज में थे, कुछ 120 to 160 के रेंज में थे, और कुछ 160 to 200 के रेंज में थे। बराबर 200 मार्क की टेस्ट ली, और ऐसे कितने बच्चे थे? मान लो मेरी क्लास में 150 स्टूडेंट थे, तो इस कैटेगरी में आने वाले 30 बच्चे हैं, इस कैटेगरी में आने वाले 20 बच्चे हैं, इसमें आने वाले 60, इसमें आने वाले 40, और इसमें आने वाले 50। अच्छा, कितने बच्चे हो गए ये टोटल? 200 बच्चे हो गए। ठीक है, 200 स्टूडेंट हो गए। हालांकि मैंने 150 बोला था, ठीक है, कम कर लेते, कम कर लेते। हम इधर क्या कर लेते हैं, 10 दे देते हैं, और इधर 50, और ये 60, 110, और इधर 30 दे देते हैं। हो गया बराबर 150 स्टूडेंट्स, है ना। 50 एंड 100 कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एग्जांपल है। तो मान लो यार मेरे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अब ये है डेटा। टोटल एग्जाम कितने मार्क की हुई? 200। तो क्या 0 to 200 लिखूंगा? नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? क्लासेस फॉर्म में। एक्स के फॉर्म में लिखना मैंने सही नहीं समझा, नहीं तो मेरे को 0 to 200 लिखना पड़ता, इसलिए मैंने क्लासेस फॉर्म में लिखा। अगेन फ्रीक्वेंसी लेना क्यों जरूरी था? क्योंकि डेटा ह्यूज था, मेरे पास सिर्फ 5 बच्चे थोड़ी थे। 5, 8, 10 बच्चे होते तो मैं इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म में लिख देता, लेकिन मेरे पास बच्चे कितने थे? 150 स्टूडेंट थे, 150 स्टूडेंट, और इसलिए उनको इंडिविजुअल फॉर्म में भी लिखना मैंने जरूरी नहीं समझा। तो गाइज नंबर ऑफ काउंट बहुत ज्यादा था, इसलिए इंडिविजुअल नहीं लिया, फ्रीक्वेंसी लिया। अब फ्रीक्वेंसी में भी ग्रुप क्यों लिया, अनग्रुप क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगेन ये जो रेंज थी एक्स की वो बहुत बड़ी थी, ह्यूज थी। जब 0 to 5 थी अनग्रुप, ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ा? ग्रुप, क्योंकि रेंज ज्यादा थी। तो फिर भी मेरा क्लैरिटी क्लियर हो रहा है ना गाइस कि यार ये 30 बच्चे से इन पे मेरे को फोकस करना पड़ेगा, ये फेल हो सकते हैं, इनका करियर बचाना पड़ेगा। ये 10 और ये 30 बच्चे ऐसे जो टॉपर के कैटेगरी के, इन पे और फोकस करना पड़ेगा। ये बच्चे ऐसे बस इनको मोटिवेट करो कि वो इस रेंज में आए, है ना। तो यार क्लैरिटी मिल रही है। तो डेटा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो डेटा सही ढंग का होना भी जरूरी है, क्योंकि फिर आप उससे क्या कर सकते हो? बराबर क्लैरिटी ले। मैंने तो पता चला 150 स्टूडेंट को आप कॉमा कॉमा फॉर्म में यानी इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म में लिख रहे हो, फिर इंटरप्रिटेशन थोड़ा गड़बड़ा गया। टॉपर वहां में 180 मार्क का दिखा, लेकिन एक 190 मार्क का इतने भीड़ में छुप गया, होता है ना। 190 वाला इतने 150 नंबर्स में हमें दिखा ही नहीं, 180 दिखा, हमने उसको टॉपर बोल दिया, या मान लिया कि हमारे क्लास का टॉपर 180 का है। नहीं, 190 भी था तो शायद 200 भी होगा। तो इसलिए फिर कब कौन से सिचुएशन में कौन सा डेटा यूज करना है समझो। डेटा तीन ही टाइप के हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में, वो भी मैंने बोला जब बहुत कम हो। फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दो होते हैं, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप। अनग्रुप कब? जब एक्स की रेंज बहुत कम हो। ग्रुप कब? जब एक्स की रेंज ह्यूज हो। खत्म गाइस। ठीक है, अब ग्रुप में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझो, ग्रुप में थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझो, फिर हम आएंगे। डेटा तो समझ लिए, टर्मिनोलॉजी समझ ली, फिर हम आएंगे अपने खास आज के टॉपिक पे जिस पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मीन मीडियन मोड, है ना। मीन मीडियन मोड की सर डेटा समझ लिया, लेकिन डेटा से थोड़ी सब होने वाला है। जैसे घर में राशन लेकर आए, लेकिन राशन थोड़ी खाने वाले हैं ना। मान लो मिर्ची तोड़कर खा ली, है ना, चावल वैसे ही खा लिया, राइस बिना पकाए। तो राशन आ गया, बट उसको पकाना भी तो। उसी तरह डेटा समझ गया, डेटा रेडी हमारे पास, लेकिन उस पर स्टैटिस्टिकल टूल भी तो अप्लाई करना है, उसका तड़का डालना है, सो दैट वो एक बढ़िया डिश बने, यानी कि रिजल्ट अल्टीमेटली हमारा डिसीजन। ठीक है, और वो कैसे होगा? वो तड़का हम कैसे डालेंगे? यूजिंग दिस टूल्स, मीन मीडियन मोड, जो इस पूरे डेटा की, जैसे आपने देखा, इस पूरे डेटा की मैं सिंगल वैल्यू निकाल सकता हूँ, जिसको मैं मीन बोल सकता हूँ, मीडियन बोल सकता हूँ, मोड बोल सकता हूँ। वो कैसे? आगे देखोगे, किसको मीन बोले, किसको मीडियन, किसको मोड। अगेन इस ह्यूज डेटा की भी मैं वो सिंगल वैल्यू निकाल सकता हूँ। कम ऑन गाइज। और वो भी गाइज बिलीव मी, आपको मेजरली, अगर मैं अगेन मैंने कहा ना, स्टैटिस्टिक्स ह्यूज वर्ल्ड है। स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट को, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, हमें जितना रिक्वायर्ड है अपने क्वांट के लिए उतना ही। तो मीडियन और मोड भी हमें पता है। आप मीन देख लोगे इन तीनों का, इंडिविजुअल का भी देखोगे, अनग्रुप का भी देखोगे, ग्रुप का भी देखोगे, मीन तीनों का देखोगे, लेकिन मीडियन बस इंडिविजुअल के लिए इनफ है। इन दोनों की देखने की हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोड भी बस इसके लिए अलग, ठीक है। हालांकि मीडियन और मोड अपने आप में बहुत ही लीस्ट वेटेज रखने वाले टॉपिक है, अगर हम मैं मीन से कंपेयर करूँ तो। लेकिन उसमें भी आप बस एक पढ़ लो, जो एग्जाम तक काम आ जाएगा वो मैक्सिमम इस तक काम आएगा, अदरवाइज वो भी नहीं आता। ठीक है, मीन हम तीनों के लिए सीख लेंगे।
ठीक है गाइस, चलो। तो यस, तो पहले तो क्या कहा मैंने, अब हम टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे क्लासेस की। तो चलो, मैं क्लासेस में किसको क्या बोला जाता है देख लो। जैसे अभी हमने लिखा था 0 to 20, अभी हमने 40 की रेंज ली थी ना, अब मैं 20 की ले रहा हूँ। तो पता है इस सब को क्या बोला जाता है, टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ बस। ये सारे देखो, ये क्या रेंज है ना, 0 से 20। वो बच्चे 0 से 20 आए वो इस कैटेगरी में आएंगे। 12 मार्क जिसको मिला वो इस कैटेगरी में आएगा। 18 मार्क जिसको मिले वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। 28 जिसको मिले वो इस कैटेगरी में आएगा, है ना। 78 जिसको मिले वो इस कैटेगरी में आएगा, बराबर। तो एक रेंज है। अब इस रेंज में आप दो वैल्यू देख रहे हो, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो लेफ्ट वाली वैल्यूज को हमेशा क्या बोला जाता है गाइस, इनको बोला जाता है लोअर लिमिट। इनको बोला जाता है लोअर लिमिट, और राइट वाली को बोला जाता है अपर लिमिट। अपर लिमिट, टर्मिनोलॉजी समझो बस। तो ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, ठीक है। और इनकी जो मिडल वैल्यू है, मिड वैल्यू जिसको स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में क्लास मार्क बोला जाता है, क्लास मार्क। ये क्लास है और उसको रिप्रेजेंट करने वाली एक सिंगल वैल्यू, मिड वैल्यू। तो इस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली सिंगल वैल्यू क्या होती है अगेन, उसकी मिड वैल्यू, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में क्लास मार्क बोलते हैं। और वो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। किसी भी क्लास का, जैसे ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, किसी भी क्लास का अगर आपको गाइस क्लास मार्क निकालना है, जिसको मिड वैल्यू बोला जाता है, और मिड वैल्यू से आप समझ ही गए होंगे कि मिड वैल्यू का मतलब क्या, बीच की वैल्यू। तो जैसे 0 to 20 की बीच की वैल्यू 10 है, 20 to 40 की 30 है। अगेन सर, वो निकालने का कोई फॉर्मूला बता दो, तो मैंने वो भी बता दिया। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। जैसे यहाँ तो यार 0 20 की मिड वैल्यू हम ओरली बता देंगे 10, 20 40 की ओरली बता देंगे 30, लेकिन कभी कभी अगर डेसिमल में रहा तो 10.5 से लेके 20.5। अब इसकी अगर हमें बताना है और हमें एग्जैक्ट क्लिक नहीं हो रहा है, तो सिंपली क्या कर लो, दोनों लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, दोनों को ऐड कर लो, तो ये हुआ 31/2। तो 31/2 कितना हुआ, 15.5। ये बन गया उसका क्लास मार्क, जो ही एक्स होता है। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने आपसे कहा था इंडिविजुअल सीरीज में इन सबको हम एक्स बोलते हैं। अनग्रुप में एक्स का सेपरेट कॉलम होता है, लेकिन ग्रुप में एक्स होता ही नहीं है। तो ग्रुप में एक्स होता नहीं है, तो वो हम निकालते कैसे, उसी को हम क्लास मार्क बोलते हैं, यानी कि मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। तो जब भी हमें फॉर्मूला में एक्स की जरूरत पड़ती है, जब हम इसका मीन निकालेंगे और फॉर्मूला में हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला तो एक्स फॉर्म में है, तब हम वो ना 0 लेंगे, ना 40 लेंगे, ना अपर लेंगे, ना लोअर लेंगे, हम उसकी एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है मिड वैल्यू, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है, दोनों लिमिट का एडिशन अपॉन 2, 0 + 20 20 अपॉन 2 10। फिर वो डेसिमल में आए, किस में भी आए, उसी तरह निकालो। लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, अपर लिमिट इसको बोलते हैं। और नेक्स्ट बची क्लास विड्थ। क्लास विड्थ, इसी को हाइट ऑफ द क्लास बोलते हैं, हाइट ऑफ क्लास। पता है वो कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खत्म। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बस अगर मुझे इस क्लास की हाइट निकालनी है, विड्थ निकालनी है, मैंने क्या कहा, विड्थ या हाइट दोनों मतलब सेम है। क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, अगेन इसका एक नाम और है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल बोलो, विड्थ बोलो, हाइट बोलो, सिंपली मतलब क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो यहाँ की क्या हुई 20, जो हमने एग्जाम्पल देखा था ये वाला, यहाँ की क्लास विड्थ या हाइट ऑफ द क्लास क्या हुई 40, क्योंकि यहाँ दोनों में 40-40 का डिफरेंस है। चमका गाइस, है ना। अगेन बहुत चीज़ें इसमें, बट मैंने कहा हमें उतने वास्ट में नहीं जाना। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में भी एक और एक टाइप आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसमें भी दो अलग टाइप आते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की ही ज़रूरत है, जो हमने देखी, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन। चमका। फिर अगेन क्लासेस में भी कंटिन्यूस क्लासेस, डिसकंटिन्यूस क्लासेस, ये सब होते हैं। अगेन हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें जितना काम है उतना हम ले रहे हैं, समझे। तो यार आपने डेटा देखा, डेटा के टाइप्स देखे, टर्मिनोलॉजी देखी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास मार्क, देन हाइट ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास। अब हम आते हैं गाइस एक्चुअल चीज पे, कि सर डेटा रेडी है, डेटा का मतलब भी समझ गया, लेकिन अब उस पर हम क्या अप्लाई करें सो दैट हम डिसीजन लेने में हमें हेल्प हो। जैसे आपने कहा था कि ह्यूज डेटा है, तो उसकी हम एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालते हैं, और उसी वैल्यू को हमने क्या कहा है, मेजर्स। इसकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि कितने टाइप की है,
तीन टाइप, एक तो मीन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मीडियन एंड मोड। लेकिन अगेन ये दोनों हम सिर्फ इंडिविजुअल के लिए देखेंगे, ये तीनों के लिए देख लेते हैं। तो चलो गाइज, अगेन मीन मतलब अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो हमने देखो एवरेजेस टॉपिक अरिथमेटिक में सीखा था, अरिथमेटिक सेक्शन में एवरेजेस सीखा था, वहां जो हम सिंपल एवरेज निकालते थे ना, सबका टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, वो जो हम सिंपल एवरेज निकालते थे, कंबाइन मीन निकालते थे, वो सब इसी में आता है। तो बहुत सी वैरायटी तो गाइस क्वेश्चन की आप वहीं से पढ़ लोगे। तो हाँ, आप में से जिसने अब तक वो नहीं देखा, प्रायोरिटी पे वो देख लो, क्योंकि वो देख लोगे तो ये मीन के क्वेश्चन, इसका जब डीपीपी करने जाओगे वो क्वेश्चन आपसे और चुटकियों में सॉल्व होंगे। ठीक है, तो फिलहाल जितना नया है बस मैं वो बता रहा हूँ, बाकी बहुत से जैसे कंबाइन मीन हो गया, एक वैल्यू निकाल कर, याद है ना एवरेजेस में हमने अलग अलग कंडीशन देखी थी, जिन्होंने देखा उनको बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने देख लो कि एक वैल्यू नई, ऑलरेडी 5 वैल्यू का ग्रुप है, उसमें नई वैल्यू आ रही है तो एवरेज कैसे चेंज होता है, ऑलरेडी 5 का ग्रुप है, उसमें से एक वैल्यू जा रही है तो एवरेज कैसे चेंज होता है। हमने ट्रांसफर देखा था कि एक आ रही है लेकिन उसमें से एक जा रही है, यानी एक्सचेंज, तो एवरेज कैसे चेंज होता है। ये सब चीज़ें इसमें आती है ना। तो पहले वो देख लो, आपको मीन के लिए बहुत हेल्प होगा, और देख लिया होगा तो क्या नई बातें हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, फिर मीडियन मोड फटाफट बता देंगे, मोड तो बस डेफिनेशन से ही खत्म हो जाएगा, इतना सिंपल है जो हमें चाहिए वहां तक। ठीक है, नाउ मीन सबसे पहले मैं देखूंगा गाइस, अब मीन मैं देखूंगा सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इंडिविजुअल सीरीज मतलब आपको पता है कि इस तरह से होता है, और मीन का फॉर्मूला, मीन मतलब इंडिविजुअल सीरीज का हो या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, मीन हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार सिंबल से। मीन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्स बार, और उसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एक्स अपॉन एन। अरे यही तो होता है ना यार, सिंपल एवरेज भी तो वही था, जितनी वैल्यूज है सबका टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। समेशन एक्स मतलब क्या, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, इन सब वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, एक्स, इन सारी वैल्यूज को एक्स बोलते हैं, तो उसका समेशन यानी इन सबका टोटल डिवाइड बाय एन, एन यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो खत्म, इन सबका टोटल क्या, 2 + 4 + 6 12 8 20 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 6 इज द आंसर। वैसे तो ये देख के समझ रहा था कि एग्जैक्ट कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस है, तो जो मिडल वैल्यू वही आएगा मीन, है ना। कोई अगर एरी के लिए ऐसी वैल्यूज भी हो 1 3 10 15 8, और इसका भी मीन निकालना है, तो वही समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ऑल द एलिमेंट 25, 25 और 4 29, 29 8 37, और इसको 5 से डिवाइड कर लो तो 7.4। तो ये बन गया मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। नाउ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में दो होते हैं, एक अनग्रुप्ड और एक ग्रुप्ड, देखा आपने। अनग्रुप्ड यानी एक्स और फ्रीक्वेंसी, तो मान लो 2 4 6 8 ये दिया आपको एक्स, और 3 1 5 8 ये दिया है एफ। तो ये जो फॉर्मूलाज आपने देखा गाइज, ये फॉर्मूला है मीन का, बट फॉर इंडिविजुअल सीरीज। समेशन एक्स अपॉन एन, कहीं पर भी एफ है नहीं, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी का हो, फ्रीक्वेंसी फिर वो अनग्रुप्ड हो चाहे ग्रुप्ड हो, फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में एक्स बार का फॉर्मूला बन जाता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एक्स बार का फॉर्मूला क्या बन जाता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यार अब आपको क्या करना है, समेशन एफ तो खैर ठीक है, यहां से हम देख लेंगे कितना हुआ, 5 और 3 8 और 8 16 17। तो समेशन एफ मतलब क्या, सारे जैसे एक्स का समेशन यानी आपने क्या किया, एक्स के जितने भी एलिमेंट थे सबका समेशन किया, तो एफ का समेशन मतलब क्या, जितने भी एफ के एलिमेंट है सबका समेशन किया। लेकिन ऊपर समेशन है, लेकिन एक्स का नहीं है, एफ का नहीं है, एफ इंटू एक्स वाले कॉलम का है। तो हमारे पास ना ही एफ इंटू एक्स का कॉलम है, हमारे पास एक्स इंडिविजुअली है, एफ इंडिविजुअली है, लेकिन उसको समेशन किसका चाहिए, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। मेजोरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं, समेशन एफ लेते हैं और इंटू एक्स 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 करते रहते हैं। तो गाइज मैं बता दूं, ये समेशन सिर्फ ऊपर जो न्यूमरेटर में समेशन है, ये सिर्फ एफ को नहीं है, ये एफ इंटू एक्स पूरे टर्म को है। रिपीट, ये जो समेशन आपको दिख रहा है ये सिर्फ एफ को नहीं है, ये एफ इंटू एक्स पूरे टर्म को है। तो गाइज जैसे एफ का समेशन चाहिए था, एफ के कॉलम को टोटल कर लिया, एक्स का समेशन चाहिए था, एक्स को टोटल कर लिया इंडिविजुअल में। तो अब यहां हमें समेशन किसका चाहिए, एफ एक्स का, एफ एक्स का, लेकिन एफ एक्स का कॉलम है ही नहीं, तो बनाओ, एक्स आपके पास है, एफ आपके पास है, एफ एक्स का कॉलम बनाओ, यानी एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स के हर इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और उसका समेशन ले लो। एफ और एक्स तो है ना आपके पास, तो आपको चाहिए एफ एक्स का कॉलम, तो एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 6 इंटू 5, मल्टीप्लाई करते रहो आपस में, 6 इंटू 5 30 एंड 8 इंटू 8 64, और आपको ये समेशन चाहिए।
आपको गाइज ये समेशन चाहिए, एफ एक्स का कॉलम रेडी है, उसका समेशन ले लो, आपके पास समेशन एफ एक्स हो जाएगा। तो 64, 6, 70, 30, 100 एंड 4। तो गाइज आंसर क्या आया? 104 अपॉन 17। 17 6 जार 102, 17 1 जार 17 1 जार, so 6.11 समथिंग समथिंग समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 6.12। चमका गाइज, एकदम आसान, बस फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला समझ गया आपको, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, और उसकी रिक्वायरमेंट कैसे निकाली जाती है वो समझ गया, तो डेटा पे अप्लाई कर दो। समेशन एफ चाहिए था, डायरेक्ट ले लिया। एफ एक्स चाहिए था तो पहले एफ एक्स का कॉलम बनाया, एफ इंटू एक्स और उसका समेशन लिया। अगेन ये फॉर्मूला सिर्फ अनग्रुप के लिए नहीं है, ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये ग्रुप के लिए भी है। तो मान लो ये ग्रुप क्लासेस आपको दिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है 2 3 1 4। अब गाइज सबसे पहले तो आपको इस बार समेशन एफ एक्स सब बाद में, यहाँ पे एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास, वो है एक्स की। जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में यही सब एक्स होता है, यहाँ पे एक्स डायरेक्टली गिवन था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स दिया नहीं होता है, रेंज दी होती है। बट रेंज से एक्स कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, उसी को हम बोलते हैं क्लास मार्क। अभी टर्मिनोलॉजी में बताया था ना कि हर क्लास की मिड वैल्यू निकाल लो, तो इस क्लास की मिड वैल्यू क्या है? 5। और निकालने का तरीका भी बताया, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करो 10 + 20 30 डिवाइड बाय 2 15। या फिर कॉमन सेंस भी यार, 20 और 30 में 25 ही आएगी मिड वैल्यू, 30 और 40 में 35 ही आएगी। तो जब एक्स दिया है बल्ले बल्ले, जब एक्स नहीं दिया है तो वो क्लासेस के फॉर्म में है, और क्लासेस से एक्स कैसे निकाला जाता है? क्लास मार्क। ठीक है, बट मेक श्योर क्लासेस हमेशा इसी फॉर्म में हो, कंटिन्यूस, 10 पे खत्म 10 पे शुरू, 20 पे खत्म 20 पे शुरू, 30 पे खत्म 30 पे शुरू। हालांकि जैसे मैंने कहा आपको कंटिन्यूस के ऊपर है ही नहीं, पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जाएंगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में जनरली आती है। तो इनफैक्ट यहाँ तक भी बहुत रेयरली यूज होता है। सिंपल एवरेज जो है वो इंडिविजुअल सीरीज, कंबाइन मीन जो हमने एवरेजेस में देखा था, एक वैल्यू आकर दूसरी जाना, दूसरी आकर पहली जाना, वो जो टाइप की वैरायटीज होती है वो ज़्यादा आती है ना, बट फिर भी सीख लो। तो यस गाइज, एक्स मिल गया एफ मिल गया, बिल्कुल ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन बन गया ना। पिछले क्वेश्चन में देखो एक्स दिया था एफ दिया था, आपने सॉल्व कर लिया था, अब ये क्वेश्चन भी वही हो गया। बस इस बार एक चीज हमें क्या एक्स्ट्रा निकालनी पड़ी, ये एक्स का कॉलम, क्योंकि उसने हमें क्लासेस दी थी जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में थी, जो हमें चाहिए, है ना। तो भाई एफ एक्स का कॉलम बना लो, तो ये समेशन एफ आपको मिल जाएगा जो न्यूमरेटर में रखना है, ये एफ इंटू एक्स से जो डिनोमिनेटर आपको मिल जाएगा, देखो 5 10 2 45 25 एंड 35 इंटू 4 140, इसका टोटल ले लो, ये न्यूमरेटर मिल जाएगा, इसका टोटल डिनोमिनेटर, खेल खत्म। तो देख लो कितना हुआ ये, 140 150 150 एंड 60, कितना हुआ 210 220 बराबर। तो ये 60 + 5 5 10 यानी 70 है ये, और ये 150, तो ये 210 हुआ। नाउ 2 4 5 और 5 10, सो 220, सॉरी 220 अपॉन 10 कितना हुआ? 22। 22 इज द आंसर, फिनिश गाइस, खत्म। तो ये है मीन फॉर इंडिविजुअल, वही काम का है मैक्सिमम, बट हमने उसके लिए फिर भी चांस नहीं लिया, काम पड़ गया तो अनग्रुप और ग्रुप भी सीख लिया, लेकिन मीडियन और मोड के लिए इंडिविजुअल के ऊपर नहीं जाना है। सो यस, फाउंडेशन में तो इसके ऊपर नहीं जाना है। बात चल रही फाउंडेशन की, फाउंडेशन में जो बता रहा हूँ इतना इनफ है। जब चीज़ें बढ़ेगी तो फिर कुछ कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, लेकिन फाउंडेशन के लिए इतना इनफ है। मीडियन में गाइस देखो, सबसे पहले तो मीडियन का मतलब क्या है? मिडल वैल्यू यार। अगर इसको मीडियन बोलोगे बहुत हेवी लगेगा, लेकिन अगर मैं बोल दूं मीडियन का मतलब है मिडल वैल्यू, अब बोलोगे सर खत्म, हम पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। तो कोई भी सीरीज की जो मिडल वैल्यू है वो आपका आंसर है। लेकिन अब अगेन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट ये गलती कर ले। अब मैं आपको बोलूंगा बताओ इसका मीडियन क्या, आप बोलोगे सर आपने अभी कहा था कि मीडियन मतलब होता है मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू देखो सर ये 7 एलिमेंट है, उसमें मिडल वैल्यू है 3, सो 3 इज द आंसर। गलत, 3 इज नॉट द आंसर। अब आप बोलोगे सर मतलब आप अपनी बात से मुकर रहे हो सर, आपने कहा था मीडियन यानी मिडिल मिडल वैल्यू, तो मिडल में तो देखो बराबर पूरे सीरीज में 3 है। तो गाइस पूरी डेफिनेशन समझो, मिडल वैल्यू ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज। मीडियन मतलब क्या? मिडल वैल्यू ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज। तो पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में करना होगा भाई,
आप एज इट इज क्वेश्चन ने दे दिया है और उसकी मिडल वैल्यू दिखा दी, वो नहीं चलेगा। एक मेहनत तो करनी है ना यार, और वो मेहनत क्या है, इस पूरे सीरीज को एक तो असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लो। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा 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 बड़ा, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा छोटा, कोई भी चलेगा, असेंडिंग भी चलेगा डिसेंडिंग भी, लेकिन उसके फॉर्म में पहले लिखो। जैसे इसको मैं अगर असेंडिंग फॉर्म में लिखूं 2 3 8 है ना, सबसे छोटा, फिर उसके बाद फिर 15, 15 टू टाइम्स है ना, फिर 17 एंड देन 19। एंड गाइस अब जो मिडल वैल्यू आपको देखनी है वो इस सीरीज की देखनी है, इसको भूल जाना है, बस इतना सा एक काम करना है, इसको भूल जाना है। तो इसकी मिडल वैल्यू कौन है गाइस, आप देख लो, इसकी मिडल वैल्यू है 15, इसकी मिडल वैल्यू है 15, फिनिश, खत्म। अगेन गाइस इसका फॉर्मूला भी होता है n+1/सेकेंड टर्म निकाल लो, है ना। n मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, 7+1/सेकेंड टर्म, तो ये कितना आया, 7+1 8/2 फोर्थ टर्म, खत्म। देख लो फोर्थ टर्म काउंट कर लो, 1 2 3 4। अगर आप फॉर्मूला से भी जाते मतलब मीडियन, अगर आपको मिडल वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है तो क्यों अननेसेसरी फॉर्मूला लेना ना, लेकिन अगर जाना भी आपको फॉर्मूला देखना भी है तो देख लो, ये होता है n+1/सेकेंड टर्म। n मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो कि 7 है, +1/2 यानी फोर्थ टर्म आया। लेकिन अगेन फोर्थ टर्म किसकी, दी हुई सीरीज की नहीं, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखने के बाद जो सीरीज मिली उसकी फोर्थ टर्म, तो उसकी फोर्थ टर्म 15 है, और वो तो मैं आंखों से भी दिख रहा था, मिडल टर्म 15 है। हाँ इसमें एक पंगा हो सकता है, अब यहाँ पे हमें इतनी आसानी से मिडल टर्म इसलिए मिली क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या थे, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑड थे, तो 7 टर्म्स है, तो मिडल टर्म कौन सी होगी, फोर्थ होगी। 9th होगी, टोटल नंबर ऑफ 9 टर्म्स हो गए तो फिफ्थ होगी, टोटल नंबर ऑफ 11 टर्म्स हो गए तो सिक्स्थ होगी, फिफ्थ होगी, सॉरी सिक्स्थ होगी, बराबर। तो 7 टर्म्स थे तो मिडल टर्म फोर्थ मिली, है ना, n+1/2। अगर मिडल टर्म निकालना नहीं पता है तो ये उसका फॉर्मूला रहा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट +1/2। समझ रहे हो गाइस, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 की जगह 9 होती, ऑड ही, मैं ऑड की बात कर रहा हूँ, तो मिडल टर्म हमें 5th नंबर की मिलती। टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 होता तो मिडल टर्म 6 नंबर की मिलती। बट गाइज अगर मान लो n इवन है, n इवन है तो क्या करना है, मान लो 2 8 6 9 10 15, तो रूल के हिसाब से उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखो। मैं तो असेंडिंग ज़्यादा इजी लगता है, मैं इसलिए उससे जाता हूँ। आप डिसेंडिंग से भी जाओ, वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी। तो पहले 2 फिर 6 फिर 8 9 10 15 लिख दिया, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, फिर से मिडल टर्म, लेकिन गाइज मिडल टर्म तो आपको यहाँ 2 दिख रही है, 2 दिख रही है, 8 और 9। तो सर क्या करे फिर, अक्कड़ बक्कड़ कर ले, नहीं। अगर आपको 2 टर्म्स दिख रही है गाइस तो उन दोनों का एवरेज लो। अभी आपने देखा ना एवरेज मीन, तो मीन कैसे ले जाती है, उन दोनों का टोटल, यानी 8+9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 17/2 8.5। तो ऑड में आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है, इवन नंबर ऑफ टर्म में आपकी एक मेहनत बढ़ जाती है, और वो मेहनत क्या, एवरेज लेना होता है उन 2 टर्म का, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म में मिडल आपको सिंगल वैल्यू नहीं मिलती, मिडल आपको 2 वैल्यूज मिलती है ना, 2 ही मिलेगी, डोंट वरी। और उसका फिर आप मीडियन कैसे लोगे, उसका मीडियन आप लोगे, अब हमें आंसर तो सिंगल वैल्यू फॉर्म में देना है, तो उन जो 2 वैल्यूज आपको मिली उसका सिंपल एवरेज, उसका अरिथमेटिक मीन। क्लियर है, कोई भी डाउट गाइस किसी को भी, मतलब मान लो अगर मैं, अरे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, चलो फिर एक एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं 2 15 28 78 16 19 88 48 है ना, ये टर्म्स है। अगेन इसको पहले असेंडिंग में लिख रहा हूँ, 2 के बाद 15 फिर 16 फिर 19, बराबर। देखो फिर उसके बाद 28 48 78 88, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन। इवन में मिडल टर्म क्या दिख रही है, ये दोनों, इन दोनों का एवरेज ले लो तो ये मिल जाएगा मीडियन, है ना। मिडल टर्म ये दोनों मिल रही है, तो 19 + 28/2, तो ये 47/2 कितना आया, 23.5। अच्छा सर आपने इसमें एक फॉर्मूला बताया था, फिर यहाँ फॉर्मूला काम नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, n+1/सेकेंड टर्म। तो n यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8+1/सेकेंड टर्म, यानी 9/2 5.5th टर्म।
बट मुझे बताओ गाइस, जब फोर्थ टर्म आया आपने फोर्थ टर्म काउंट कर ली, फिफ्थ टर्म आया फिफ्थ टर्म काउंट कर ली, लेकिन इवन के लिए हमेशा इसी तरह डेसिमल में आएगा, 0.5 के फॉर्म में इवन के लिए। तो सर 4.5 टर्म कैसी काउंट करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 4.5 तो रास्ते में लगी ही नहीं। तो भाई टेंशन नहीं, अगेन वही सोच है कि 4.5 कभी लगेगी नहीं, बट 4.5 कौन से दो पोजीशन में आता है, 4.5 टर्म हम निकाल नहीं सकते, लेकिन 4.5 टर्म कौन सी दो पोजीशन में आता है, फोर्थ एंड फिफ्थ, बराबर, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये रही फोर्थ टर्म, ये रही फिफ्थ टर्म, इन दोनों का क्या ले लो, एवरेज, है ना। तो ये वैल्यू जिस भी दो टर्म्स में आती है उसका एवरेज, वन एंड द सेम थिंग, वही आंसर आएगा। ये जो भी आएगा फॉर्मूला से, वो जिस भी टर्म में आएगा, जिस भी दो मतलब जहाँ पोजीशन में आएगा, जैसे 4.5 आता है फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फोर्थ पे कौन है ये, फिफ्थ पे कौन है ये, इन दोनों का एवरेज ले लो। मतलब यहाँ पे अगर आता था, मान लो बहुत बड़े नंबर्स होते थे, बड़ी सीरीज होती थी, यहाँ पे आता था 7.5 टर्म, तो 7.5 कौन से टर्म में आता है, सेवन्थ एंड एट्थ। तो सेवन्थ पे जो नंबर है और एट्थ पे जो नंबर है, उन दोनों का हम क्या ले लेते थे, एवरेज। उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हम क्या ले लेते थे, समझ रहे हो। तो ऑड नंबर में आपको डायरेक्ट मिलेगा सिंगल वैल्यू फॉर्म में, फॉर्मूला से भी और डायरेक्ट काउंट करके भी। और इवन नंबर ऑफ टर्म में आप डायरेक्ट काउंट करो या फॉर्मूला से जाओ, आपको हमेशा दो वैल्यूज मिलेंगी मिडल में, डायरेक्ट देखो तो उसका एवरेज ले लो, या फिर फॉर्मूला से भी हमेशा आपका डेसिमल में आएगा, 0.5 के फॉर्म में ही आएगा। तो एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है, वो जो दो पोजीशन में आ रहा है, 4.5 आ रहा है फोर्थ और फिफ्थ में, तो वहां जो दो वैल्यूज है उसका एवरेज ले लो। 7.5 आ रहा है सेवंथ एंड एट में, वहां जो दो वैल्यूज है उसका एवरेज ले लो, खत्म, फिनिश। एंड गाइज लास्ट चीज मोड, और जैसे मैंने कहा मोड भी हमें इंडिविजुअल तक सीखना है, और उसमें भी उसका डेफिनेशन ही इनफ है। मोड मतलब क्या, नंबर ऑफ रिपीटेशन, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन, उसका डेफिनेशन ही आपको बता देगा मोड क्या होता है। वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट होती हो, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हो। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिनोट्स नंबर ऑफ रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिपीटेशन। मतलब अगर मैं इसमें आपको फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन दे दूं, 2 4 6 8 2 8 9 1, ठीक है, और आपको बोलूं बताओ मोड, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ रिपीटेशन, और मोड मतलब क्या, मोड मतलब क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो इन सब में भाई सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन किसका है, 6 का, तो 6 इज द आंसर। इस केस में मोड क्या हो जाएगा, 6। 9 नहीं है, 9 मत बोलना, मैंने कहा ना ये वैल्यूज नहीं है, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ रिपीटेशन है। 2 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 4 8 टाइम्स रिपीट हुआ, 6 9 टाइम्स रिपीट हुआ, 8 एक ही बार। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है, 6। कैसे देखा आपने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन, उसमें हाईएस्ट यानी 9 है, और वो रिप्रेजेंट कर रही है 6, इसका मतलब 6 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। और मोड मतलब वही होता है, वो वैल्यू जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है। ये अनग्रुप के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या करना होगा, इंडिविजुअल के लिए बस आपको काउंट करना होगा। तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रिपीट को आंखों से खत्म, इस सीरीज में सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, आंखों से दिख रहा है हमें 8, तो 8 इज द मोड, फिनिश। इतना इनफ है फाउंडेशन के लिए, क्वांट के फाउंडेशन के लिए। पूरे स्टैटिस्टिक्स तो हमें वैसे भी नहीं करना है, एडवांस में भी नहीं करना है, थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा बातें बढ़ भी जाएंगी तो वो हम बाद में देखते हैं एडवांस में, लेकिन फाउंडेशन के लिए इतना इनफ है। तो कम ऑन गाइस, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज 12 एंड 18। देखो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, इसको लोअर बोलते हैं, इसको अपर बोलते हैं। आपको लगे फाइंड द क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अरे रे रे सर ये तो खत्म कर दो क्वेश्चन, हम पे छोड़ दो सर, हम देख लेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एडिशन अपॉन 2, या फिर यहाँ तो ओरली भी बता सकते हो, 15, 12 और 18 के बीच में 15 आता है सर, वैसे भी देख लो 30/2, 15 इज द आंसर, 15 इज द आंसर। खत्म करो यार फटाफट। फाइंड द मीडियन, देखो मीडियन आपको निकालना है इस सीरीज का, लेकिन अगेन इसका पहले तो क्या करना होगा, एज इट इज नहीं, पहले उसको असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना होगा, फिर चेक करना होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। तो इवन में मैंने कहा है आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, आपको देखना होता है मिडल दो वैल्यू, मीडियन यानी क्या, मिडल वैल्यू, बट मिडल में भी दो वैल्यूज मिल रही है तो उसका एवरेज ले लो। 7 + 9/2, 16/2, 8 इज द आंसर। कंसेप्ट क्लियर, देखो फटाफट होंगे, डीपीपी भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। हाँ कुछ क्वेश्चन भले आपको ऐसा लगेगा डीपीपी के कि यार ये कौन से क्वेश्चन, तो भाई वो
मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपने सिंपल एवरेजेस टॉपिक देखना जरूरी है, बिल्कुल वो इसी थाली का चट्टा बट्टा है। तो इसलिए कुछ चीजें मैंने वहां सिखा दिया है, इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। तो आप में से जिन्होंने वो नहीं देखा देख लो, जिन्होंने देख लिया आप वैसे ही कर लोगे क्वेश्चन तो। ठीक है। तो यहाँ आपने मीडियन निकाल लिया, पहले तो असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते तो भी वन एंड द सेम थिंग, मिडल वैल्यू ये दो ही आती, हमेशा ट्राई कर लेना। और उसका एवरेज ले लो, वो मिला मीडियन। ऑड होता अगर ये एन तो डायरेक्ट मिलता। चलो गाइस, द एवरेज एज ऑफ 20 एम्प्लॉय इन अ कंपनी इज 26, फाइंड द टोटल एज ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ठीक है। तो एवरेज एज मुझे बताओ, अब भी मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला बताया था। एवरेज मतलब क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। मैंने आपको वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया था, समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एफ एक्स अपॉन एन, बराबर। लेकिन उसको अल्टीमेटली बोलते तो हम वही ना, समेशन एन है टोटल सबकी, सबको ऐड ही करते हैं ना हम न्यूमरेटर में, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, बराबर। इसी को हम कैसे लिखते हैं? समेशन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ देखो आपको एवरेज ऑफ 20 एम्प्लॉय, ये क्या दे दिया? एन। इन अ कंपनी इज 26, ये क्या दे दिया? एवरेज यानी एक्स बार। और आपको बोला है फाइंड टोटल, मतलब क्या पूछा है? समेशन एक्स। बस भाई, एवरेज दे दिया है, एन दे दिया है, और समेशन एक्स पूछा है, वैल्यूज रख दो। एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन एन। एवरेज आपको कितना दिया है? 26। टोटल निकालना है, एन है 20, 20 इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, 520 इज द आंसर। अरे बाप रे सर, क्यों कर रहे हो सर आप? हम ही कर लेंगे, इतना आसान है। ठीक है। मीन ऑफ अ सर्टन डेटा इज 14। मीन मतलब क्या? ठीक है, एक्स बार। मीडियन इज 12। ओ हो, एक बहुत अच्छी चीज इस क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा गाइस। मीन दे दिया, मीडियन दे दिया, मोड पूछा है। तो याद रखो सर, ये तो हमें बताया ही नहीं। आपने तो हमें ऐसी चीजें बताई जहाँ सीरीज दिया है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीन कैसे। लेकिन मीन दिया है, मीडियन दिया है, मोड कैसे निकालते हैं? भाई इसका एक फॉर्मूला है, रिलेशनशिप। इसको याद रखो कैसे, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड। खत्म। ये है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। आई रिपीट, ये है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। जो भी मीडियन है उसका 3 टाइम्स जो आएगा, उसमें से 2 टाइम्स ऑफ मीन माइनस कर दो, आपको मोड मिल जाएगा। और क्वेश्चन ने आपको इस बार मीन दे दिया है, मीडियन दे दिया है, मोड पूछा है, वैल्यूज रखो। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, सॉरी मीन इज 14, मैंने उल्टा लिख दिया। मीन इज 14, तो मीन के जगह 14 आएगा। एंड मीडियन इज 12, तो मीडियन के जगह 12 आएगा। देख लो, 12 3 36 माइनस 28, आंसर इज 8। दे फट्टे, आंसर इज व्हाट? 8। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज मोड। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। चलो देख लो, अ स्टूडेंट इज फाइंडिंग द मीन, मीडियन एंड मोड। एक स्टूडेंट है जो मीन भी, मीडियन भी और मोड भी निकाल रहा है। N1 N2 एंड N3 सीरीज रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली वर्ड है। रिस्पेक्टिवली वर्ड मतलब अब जैसे सीक्वेंस दी उस सीक्वेंस से जाओ। पहले तो क्या निकाल रहा है? मीन किसका? N1 सीरीज का। यानी N1 सीरीज जो भी होगी गाइस, उसका उसने मीन निकालना है। फिर वो निकाल रहा है मीडियन, उसके बाद क्या नंबर है? N2 सीरीज का। क्वेश्चन ने देखो आगे आपको N1 N2 N3 सीरीज दी है, लेकिन हर एक का मीन मत निकालते बैठो, हर एक का मीडियन नहीं। क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि उसने मीन, मीडियन, मोड निकाला है ऑफ N1 N2 N3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब मीन N1 का, मीडियन N2 का, एंड मोड N3 का। सबसे लास्ट में N3, सबसे लास्ट में मोड, मोड N3 का। बस उसके बाद उसने क्या किया देखो, वैसे उसने आपको सीरीज भी दे दी है, N1 सीरीज दे दी है, N2 सीरीज दे दी है, N3 सीरीज दे दी है। फाइंड द मीन वैल्यूज। अगेन पूछा क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मीन ऑफ वैल्यूज। आप ये जो 3 वैल्यूज निकाल रहे हो ना, मीन N1 से, मीडियन N2 से, और मोड N3 से, ये 3 वैल्यूज का फिर से आपको मीन लेना है। मीन मतलब क्या? एवरेज। मीन मतलब एवरेज। एवरेज के भी अलग अलग टाइम होते हैं, टाइप होते हैं। अरिथमेटिक मीन जिसको हम अपना सिंपल एवरेज बोलते हैं, जो हमने एवरेजेस में देखा था। ज्योमेट्रिक मीन जो हम जीपी में देखेंगे, है ना। हार्मोनिक मीन जो हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखा था, जिसको हम अगेन एपीजीपी में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है। बट अगर सिर्फ मीन बोला है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ मीन बोला है उसने, तो सिर्फ मीन मतलब भी होता है अरिथमेटिक मीन।
क्वेश्चन साइलेंट है, वो सिर्फ मीन बोल रहा है, तो सिर्फ मीन मतलब भी होता है अरिथमेटिक मीन यानी सिंपल एवरेज। तो आपको मीन निकालना है यानी एवरेज निकालना है किसका, ऑफ वैल्यूज, ये जो 3 वैल्यूज निकाली उसका फिर से एवरेज निकालना। मतलब मान लो ये एक्स आई, ये वाई आई, ये जेड आई, तो उसका एवरेज वो कैसे निकालोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 तुमका, है ना। तो फाइंड द मीन ऑफ वैल्यूज फाउंड बाय द स्टूडेंट। तो कम ऑन गाइस, आपको क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है, n1 n2 n3 दे दिया है, n1 से मीन निकालना है, n2 से मीडियन निकालना है, n3 से मोड निकालना है। पहले इतना तो निकाल लेते हैं। तो ये रही n1, और n1 से क्या निकालना है, मीन। तो मीन कैसे आ जाएगी, इन सब का एडिशन 7 + 5 + 11 + 15 अपॉन टोटल 4 है, तो कितना हुआ 26 एंड 7 33 38, 38 अपॉन 4 कितना हुआ 4 9 जार 9.5। तो मीन आपने n1 से निकाल लिया, सबका टोटल अपॉन 4। अगेन आपको n2 से क्या निकालना है, n2 से निकालना है मीडियन। मीडियन मतलब क्या, बीच की वैल्यू, मिडिल वैल्यू, लेकिन वो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग सीरीज। तो मीडियन निकालने के लिए पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3 पहले लिखूंगा, 7 फिर 11 फिर 13, है ना, सबसे छोटा असेंडिंग फॉर्म में, फिर 11 फिर 13, और फिर मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। लेकिन आपको पता है जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मिडल में 2 वैल्यूज मिलती है, उसका एवरेज ले लो, 7 + 11 अपॉन 2 यानी 18 अपॉन 2 9। तो मीन मिल गया आपको n1 से, मीडियन मिल गया आपको n2 से, और मोड मिल जाएगा n3 से, n3 सीरीज से, वो भी अखियों से, बस आंखों से, क्योंकि मोड मतलब क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो n3 सीरीज में n3 से आपको मोड निकालना है, सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है, आंखों से दिख रहा है 2 रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ है, तो बस ये मिल गया आपको मोड n3 से। और गाइज ये जो वैल्यूज आपने निकाली है, जो स्टूडेंट ने वैल्यूज निकाली उसका फिर से मीन लेना। और अभी मैंने कहा कि क्वेश्चन साइलेंट है, तो मीन मतलब सिंपल एवरेज, अरिथमेटिक मीन। बाकी ज्योमेट्री हार्मोनिक भी आप आगे देखोगे एपी जीपी में, ठीक है, एपी में तो अरिथमेटिक, जीपी में ज्योमेट्रिक, बट हार्मोनिक हमने वैसे तो एवरेज स्पीड में देखा था, लेकिन उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन में दे दूंगा आपको। तो चलो यार, आपको ये 3 वैल्यूज मिल गई है, मीन मीडियन मोड, इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। इन वैल्यूज का फिर से मीन निकाल लेते हैं, और मीन कैसे निकाल ले, सबका एडिशन डिवाइड बाय 3, तो 9 9 18 20.5 अपॉन 3, तो 3 6 जार 2 5 8 जार अगेन 1 3 3 3 3 3 3 3, तो 6.83333333 विच इज नियरली इक्वल टू 6.8, है ना, 6.83333 जो इसके लगभग पूरे ऑप्शन में कहाँ मैच हो रहा है, 6.8। तो 3 सीरीज, तीनों सीरीज में किसका क्या निकालना है बोल दिया है, और इन तीनों का जो आंसर आएगा उसका मीन यानी एवरेज निकालने बोला था। तो ये रहा इन तीनों का एवरेज, मीन मीडियन मोड ऑफ n1 n2 n3 रिस्पेक्टिवली, और ये रहा उसका एवरेज, खत्म। चलो गाइस, द मीडियन ऑफ देखो 3 5, ये रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई नजर हटी दुर्घटना घटी, बराबर देखो, क्लियर बोला है उसने, रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये सीरीज ऑलरेडी असेंडिंग में, 3 5 3x-3 3x+3 23 एंड 27, ये ऑलरेडी रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर है जो हमें चाहिए, और इसका मीडियन दे दिया है 15। लो भाई साहब, इस बार एक वैल्यू गिवन है मीडियन, लेकिन अगर आप ये सीरीज देखो तो इसमें कुछ चीजें अननोन है। तो आपको क्वेश्चन है वही बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे बताओ ये ऑलरेडी असेंडिंग में है, यस, जो हमें चाहिए। मीडियन आपको दे दिया, मीडियन मतलब क्या, मिडल वैल्यू, लेकिन ये इस बार नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 इवन है। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मीडियन कैसे निकलता है, बीच के 2 वैल्यूज का एवरेज। मीडियन कैसे निकलता है गाइस, बीच के 2 वैल्यूज, जो कि ये एक्स के फॉर्म में है ना, ये इधर के 2 गए, इधर के 2 गए, ये रही बीच की 2 वैल्यूज, उसका एवरेज 3x-3 प्लस एवरेज कैसे, दिस प्लस दिस अपॉन 2। और क्वेश्चन ने एक मेहरबानी हम पे कर दी है, मीडियन हमें दे दिया है, रख दो वैल्यू मीडियन की, -3 + 3 कटा 3x 6x अपॉन 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो x आपको कितना मिला, 6 इधर आके डिवाइड हो गया, x मिल गया 5। चमका, कंसेप्ट क्लियर है, फटाफट सॉल्व हो गया आपका, कोई टेंशन था ही नहीं, मीडियन दे दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी, आप सोचोगे सर इसको असेंडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स तो हमें पता नहीं, तो इसलिए बराबर से पढ़ो, असेंडिंग में ही है, ठीक है। चलो गाइस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर, इन नंबर को हम क्या बोलेंगे, एक्स, आपको पता है इन नंबर को क्या बोला जाता है, एक्स, और उनकी फ्रीक्वेंसी दी है आर। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज नंबर्स आर दिस, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, इन नंबर की, तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, एक्स।
अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा ही है, सिर्फ उसने ऐसा ना देते हुए घुमा कर दिया, यानी डायरेक्ट टेबल फॉर्म में ना देते हुए वर्ड्स फॉर्म में दिया है कि इन नंबर की फ्रीक्वेंसी, तो ये नंबर हुए x और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 1 3 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब लाइन से जैसा दिया है वैसा। 3 के लिए फ्रीक्वेंसी 2, 7 के लिए 1, है ना, 5 के लिए 3 एंड 4 के लिए 2। वही हमने लिखा, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द मीन। अरे भाई कमाल करते हो, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में मीन निकालना हमें भली भांति आता है। कैसे निकालेंगे हम, समेशन एफ यहाँ से निकाल लेंगे, और समेशन एफ एक्स के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ता है, एफ इंटू एक्स एफ इंटू एक्स एफ इंटू एक्स का 3 2 6, 7 इंटू 1 5 इंटू 3 4 इंटू 2, और इसका समेशन ले लो। तो ये हुआ 23 7 30 36, ये हुआ 5 और 3 8, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स, पूरे एफ एक्स का समेशन 36 आया, पूरे एफ का समेशन 8 आया, 4 2 जार 4 9 जार 9/2 4.5, 4 ने ऊपर नीचे डिवाइड किया 9/2 आया, 9/2 यानी 4.5। बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। समझ में आया, चमका मगज में आया। बस गाइज यही है स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स, जो फाउंडेशन तक के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आगे की चीज़ें टर्मिनोलॉजी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मज़ा ही आ जाएगा, एंड फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है गाइज, तो फाउंडेशन में अब ये 2 टॉपिक रहे हैं क्वांट 1 के लिए। तो पढ़ते रहो, जिसने सिंपल एवरेज देखा नहीं देख लेना, बहुत सी चीज़ें आपकी इसमें उसमें कवर हुई है, इसलिए मैंने यहाँ रिपीट नहीं किया, बट जब वो देख लोगे डीपीपी बन जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।